पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। बीरभूम में अपने मेगा रोड शो के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बंगाल के लोग सूबे में फैली राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि दीदी का मां, माटी और मानुष का नारा लेकर चलने वाले तुष्टीकरण और तानाशाही में अटक कर रह गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अपने रोड शो के समय भी अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उनके रोड शो में उमड़ा जन सैलाब बंगाल में हो रहे परिवर्तन का सबूत है। शाह की सियासी स्ट्राइक। शाह का विजय अभियान। ममता बनाम शाह। मिशन बंगाल पर अमित शाह। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी दांवपेच का दौर और भी तेज होता जा रहा है। ममता के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी इस बार बंगाल से टीएमसी का सफाया करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतर रही है। बंगाल चुनाव के मद्देनजर ये गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल का दूसरा दौरा है, लेकिन इस दौरान पूरा देश बंगाल के सियासी रंग देखकर हैरान हो चुका है। अमित शाह के बंगाल दौरे के पहले ही दिन टीएमसी के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये साबित कर रहा है कि ममता के सामने चुनौती बड़ी है। ये अमित शाह के बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीरभूम में उनके मेगा रोड शो की तस्वीरें हैं। अमित शाह के रोड शो की इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ होती जा रही है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे ही सही पर अपनी जड़ें गहरी और वहां के लोगों के बीच पकड़ बनाती जा रही है। ये अमित शाह की चुनावी हुंकार है, ये अमित शाह की ललकार है, ये अमित शाह का जय घोष भी है। अमित शाह के इस रोड शो के दौरान सड़क पर हजारों की तादाद में बीजेपी समर्थकों का जन सैलाब भी नजर आया। इस दौरान जिस गाड़ी पर अमित शाह सवार होकर रोड शो कर रहे थे, उस पर न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अरुण सिंह ने अमित शाह से खास बातचीत। अमित शाह ने कहा कि लोगों का जन सैलाब बंगाल की बदलती बयार का सबूत है और इस बार बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगी अगले चुनाव तक। देखिए, जो जनसैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहाँ तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जाँच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे
भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडीज पर उचित निर्णय। अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराते दिखे और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को देखकर लगता है कि बंगाल के जनमानस में बीजेपी अपनी पकड़ बना चुकी है और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। रोड शो में अमित शाह के साथ मौजूद कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय ने भी बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। बोलपुर में आज अमित जी का जो पदयात्रा चल रहा है, स्वाधीनता का बाद से कोई आदमी इतना आदमी देखा नहीं। आज जो पदयात्रा हो रहा है ये क्लियर इंडिकेशन है बंगाल से ममता भाग रहा है, बीजेपी आ रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। कितने और लोग टीएमसी के आपके संपर्क में हैं? वो बहुत अभी ये हम अभी बोलना नहीं चाहता लेकिन तृणमूल नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता एक ही बात करे कि ममता जी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है और मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनेगा। ये जनसैलाब उसका बिल्कुल प्रमाण है। कितने और नेता आपके संपर्क में, क्योंकि पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक आप लोगों ने कल की है तृणमूल कांग्रेस पर, आगे कितने नेता आपके संपर्क में? देखिए, अब अच्छे लोगों को लेंगे, हम हमारे टच में हैं अच्छे लोग टीएमसी के, हम उनको लेंगे और हम आपको ये जो जनसैलाब ये दिखा रहा है कि ममता जी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने रोड शो के दौरान खुद भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर चुनावी तंज भी कसा। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन नेताओं की तस्वीर कुछ महीने पहले तक, कुछ साल पहले तक यहाँ इस इलाके में बीजेपी हाशिए पर थी, लेकिन आज आप ये देखिए कि अमित शाह ने रणनीति ऐसी बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे करके और तमाम बड़े नेताओं को उतार करके मैदान में, अब जबकि 6 महीने से के आसपास का वक्त बचा है, उसके पहले से ही चुनावी माहौल इतना गर्मा दिया है कि ममता बनर्जी परेशान है। न सिर्फ उनके घर में सेंध लग गई, उनके दाहिने हाथ शुभेंदु अधिकारी सहित 6 एमएलए को पार्टी ने ज्वाइन करा लिया, बल्कि ये भी कह रही है पार्टी के अभी कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। तो बोलपुर जैसे इलाके में जो टीएमसी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, वहाँ अगर बीजेपी दिखाई दे रही है आपको, तो तस्वीर थोड़ी बदलना शुरू जरूर हुई है। रोड शो से पहले अमित शाह बीरभूम के स्टेडियम रोड पर मौजूद हनुमान मंदिर गए, वहां पूजा की। इसके बाद ही वो रोड शो के लिए रवाना हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिन के बंगाल दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी से की। अमित शाह ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी और वहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत भी की। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंच पर जाकर उन्होंने कलाकारों से मुलाकात भी की। इसके बाद अमित शाह बीरभूम के पारुलदांगा गांव में एक लोक गायक के घर दोपहर का भोजन करने पहुंचे। वहां पहुंचकर पहले उन्होंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद वो बाउल गायक के घर पहुंचे। घर पर उनका स्वागत बांग्ला लोकगीत गाकर किया गया।
इसके बाद उन्होंने पार्टी के दूसरे नेताओं और स्थानीय लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही भोजन किया। यहां अमित शाह को भोजन में दाल, चावल, रोटी और सब्जी परोसी गई। इससे पहले कल अमित शाह मिदनापुर में एक किसान के घर पहुंचे थे। वहां भी उन्होंने भोजन किया था। अमित शाह के बंगाल दौरे का एजेंडा साफ है। अमित शाह पश्चिम बंगाल की लोक आस्था के बड़े धामों और लोक नायकों को श्रद्धांजलि देकर बंगाल की जनता को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहते हैं। इसलिए उनके दौरे में यह रंग नजर भी आए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की लोक आस्था के धामों पर जाकर और किसान और लोक गायक के घरों पर खाना खाकर ये संदेश दिया कि बीजेपी समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है। दरअसल अमित शाह ने बंगाल की आस्था, अस्मिता से बीजेपी का नाता जोड़ने की रणनीति अपनाई है और ममता बनर्जी अमित शाह की इसी सियासी रणनीति से परेशान भी हैं। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। ममता ने मां माटी मानुष के नारे की बदौलत पश्चिम बंगाल से 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सियासी रणनीति से अपने ही गढ़ में घिरी नजर आ रही हैं। लेकिन ममता इतनी आसानी से अपने किले को गिरने नहीं देंगी। लिहाजा इस बार उन्होंने बीजेपी को घेरने के लिए बंगाल अस्मिता का कार्ड खेला है, ताकि वो बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों का सामना कर पाएं। ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर बाहरी गतो यानी बाहरी होने का ठप्पा लगा रही, तो वहीं अमित शाह बंगाल की संस्कृति से बंगाल की सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई का रंग दे रही है और ममता बनर्जी खुद भी बीजेपी नेताओं को बाहरी कहकर बंगाल की जनता को आगाह करने के लिए कमर कसे हुए हैं। ममता को बीजेपी ने ए बार बांग्ला पार्ले शामला यानी अब बंगाल बचा सको तो बचा लो जैसे नारे से चुनौती दी, तो उसके जवाब में ममता बनर्जी ने बंग ध्वनि यानी बंगाल की दहाड़ का नारा दे डाला। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जितना इस प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी नेताओं का बीजेपी में शामिल होने से लेकर उनके मेगा रोड शो ने राज्य में सियासी पारा तो यकीनन चढ़ा दिया है। अब ममता बीजेपी के चाणक्य की इस सियासी दाव का जवाब कैसे देंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीएमसी और बीजेपी के एक दूसरे पर वार पलटवार को देखकर ये तो तय है कि इस बार बंगाल के चुनाव प्रचार में घमासान मचना तय है। कोरोना को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई है। ब्रिटेन में कोरोना का नया प्रकार आने और अचानक मामलों में बढ़ोतरी होने पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डीजे की धुन पर देसी कट्टा लहराते हुए डांस करने वाले कुछ लड़कों का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 17 एकड़ में फैले गन्ने के खेत में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दावा है कि आग खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली का तार टूटने से लगी। गुरुग्राम में कुछ लोगों के साथ अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंची एक महिला पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। साथ ही उनकी करोड़ों रुपए की कई गाड़ियां भी तोड़ दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने 2 दूध डेयरी पर छापा मारकर वहां से बड़ी संख्या में नकली दूध बनाने वाले केमिकल और पाम ऑयल बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 डेयरी के मालिकों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। केरल के एर्नाकुलम में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। भारत सरकार जल्द ही खालिस्तान समर्थक संगठनों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार खालिस्तान समर्थक संगठनों और उनसे जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए कुछ दिन पहले सीबीआई, एनआईए और ईडी समेत कई एजेंसियों के साथ सरकार ने बैठक की और एक टीम गठित कर खालिस्तान समर्थक संगठनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए। हाल ही में खालिस्तान समर्थक संगठनों की तरफ से भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कई देशों के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसने और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की योजना बनाई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक कार बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में वहां के एक सांसद समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब सांसद का काफिला शहर के एक इलाके से गुजर रहा था और तभी वहां एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा शहर दहल गया। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर लोगों की रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कार में हुए धमाके की वजह से आसपास मौजूद तमाम चीजें पूरी तरह तबाह हो गई। धमाके के बाद आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई, जबकि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में इस हमले के बाद वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में जली हुई गाड़ियों से धुआं उठता नजर आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से आसपास की इमारतों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। यही नहीं, ब्लास्ट की वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। این حمله جام شهادت نوشیدن و تا بال 20 نفر زخمی گفته شده که همه به شفاخانه انتقال شده. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर चुनाव का ऐलान कर दिया है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। नेपाल में 30 अप्रैल और 10 मई 2021 को चुनाव होंगे और इसके बाद वहां नई सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेपाली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और फैसले को वापस लेने की मांग करने लगे। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। इससे पहले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार की सुबह ही नेपाल संसद भंग करने का फैसला किया। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर यह फैसला लिया। इसके बाद पीएम ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने शीतल निवास पहुंचे। उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश नेपाल की राष्ट्रपति से की। इसके बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर मध्यावधि चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी जिस युद्ध स्तर पर वहां चुनाव अभियान चला रही है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी का हौसला उस वक्त से ही बुलंद हो गया था जब पिछले लोकसभा चुनाव में वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और अब 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी के हक में करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के चुनाव अभियान की कमान खुद संभाली है। अमित शाह ने बंगाल चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति बनाई है और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनकी स्पेशल 7 टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है। बंगाल में मिशन बीजेपी फतेह, स्पेशल 7 और मजबूत टीम दिलाएगी जीत। बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति, अमित शाह का ममता के लिए चक्रव्यूह। आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहाँ पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, माँ, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक माँ, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक फैमिली पार्टी बनकर तृणमूल कांग्रेस रह गई है। 10 करोड़
बंगाल की जनता की चिंता करने बजाय मेरे भतीजे की चिंता कर कर उसको एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं तो बहुत बड़ा बंगाल का उद्धार हो जाएगा। ये थियरी पर जब राज्य की मुखिया चलती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है और उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की बंगाल नीति पर नजर डालें तो पार्टी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, आक्रामक प्रचार और ममता पर वार करके चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य हर बूथ तक पहुंचकर खास तौर पर युवा वर्ग और महिलाओं में पैठ बनाना है। देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा टीएमसी के बागियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे ममता की जमीन को हिलाया जा सके। बंगाल में भाजपा जीतेगी, निर्णायक जीतेगी और अमित शाह जी ने वहाँ पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई और जो हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो सब सामने आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। श्री शुभेंदु अधिकारी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मैं शुभेंदु अधिकारी का हृदय से स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में और हमारा मानना है कि अन्याय के खिलाफ जहां पर भी सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अच्छे कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। ममता का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता बंगाल का दौरा भी करेंगे। बीजेपी ने अपनी रणनीति को अच्छी तरह लागू करने और उसे सफल बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, सुनील देवधर, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, विनोद तावड़े, अरविंद मेनन और अमित मालवीय की टीम पर भरोसा जताया है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने बेहद ही आक्रामक चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है और लगभग युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और सभी नेताओं को लक्ष्य भी दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्पेशल 7 नाम की टीम का गठन किया है, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय नेता हैं, जिनके जरिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का किला फतह करने की तैयारी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें कवर करने के लिए 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के 7 नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। ये सभी दिग्गज नेता बंगाल में घर घर तक जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जिसके लिए वो अगले कुछ दिनों में प्रदेश का दौरा करेंगे। ये सभी नेता बंगाल में ममता बनर्जी के राज में हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को आधार बनाकर ममता के गढ़ में सेंधमारी करेंगे। जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर
ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। बीजेपी ने मिशन बंगाल फतह के लिए अपनी चुनावी रणनीति भी आक्रामक बनाई है, जिसमें हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा रखा गया है। इसके अलावा 11 नेताओं की कोर टीम बनाई गई है और बंगाल को 5 जोन में बांटकर नेताओं को प्रभार सौंपा गया है। हर जोन का प्रभार एक राष्ट्रीय सचिव को दिया गया है। वहीं स्पेशल 7 के तहत 7 नेताओं को 42 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने का नारा भी दिया है, जिसके लिए सभी 78,000 बूथ पर बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की कोशिश भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता 1 सीट से खोला था, तो 2014 के चुनाव में महज 2 सीटें ही हासिल कर सकी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर मिली जीत से पार्टी के हौसले बुलंद है। सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, अपीसमेंट के आधार पर चलने वाली ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां टीएमसी ने 22 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो बीजेपी ने उसे बड़ी टक्कर देकर 18 सीटें जीत ली थीं और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सीटें जीतने का लक्ष्य ही नहीं, बल्कि वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में भी जुटी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 में जहां बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 8.06% था, तो 2019 में वो बढ़कर 40.25% हो गया, जिसकी वजह बीजेपी की लगातार जारी सक्रियता रही। बीजेपी के ऐसे ही तेवरों से ममता नाराज हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी मजबूत हो रही है, जबकि उनकी पार्टी बगावत की वजह से लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी नेता लगातार ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी सरकार को उखाड़कर सत्ता से बाहर कर देगी। त्रिपुरा के खैरपुर में पूर्व डिप्टी स्पीकर और सीपीआईएम नेता पवित्रा कार के घर पर हमले का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में साफ दिखा कि दर्जनों लोग अचानक पवित्रा के घर पर हमला कर घर के बाहर खड़ी उनकी कार समेत कई वाहनों को लाठी बरसाकर तोड़ डालते हैं। वीडियो में तोड़फोड़ करने वालों के साथ कुछ पुलिस वाले भी तोड़फोड़ करते नजर आए, जिसके आधार पर पवित्रा कार ने बीजेपी पर उनके घर पर हमला करवाने का आरोप लगाया। पंजाब पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपी धर दबोचे। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक महिला के गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। लेह लद्दाख में जारी भारी बर्फबारी के बीच युवाओं ने -18 डिग्री के तापमान में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी का लुत्फ उठाया। यूपी के नोएडा में एक निजी कंपनी में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। फ्रांस में रोमेन वेंडन डोरपे नाम के एक 34 साल के आदमी ने 2 घंटे 35 मिनट और 43 सेकंड तक आइस क्यूब में खड़े होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड से होने वाली कमाई को बच्चों के कैंसर पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच रैन बसेरों में बेघर लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के चंपावत में वन विभाग की टीम ने घायल तेंदुए को रेस्क्यू किया।